विद्यार्थियों, हमारा लेसन चल रहा है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के कारण, व्यवस्थापिका के पतन के कारण। पिछली 2 क्लासेस में हम इसके काफ़ी पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं कि क्यों व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है या क्यों व्यवस्थापिका की भूमिका कम हो रही है। इस व्यवस्थापिका से संबंधित जो अब तक आप पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं या व्यवस्थापिका क्या होती है, सरकार का ये जो पार्ट है क्या रोल अदा करता है, क्या भूमिका है इसकी। इसके बाद जब कार्यपालिका के संदर्भ में हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। तो जो क्यों होती जा रही है कार्यपालिका शक्तिशाली है, व्यवस्थापिका क्यों गौण होती जा रही है, क्यों व्यवस्थापिका का महत्व कम हो रहा है, इस कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन कारणों को पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद लास्ट में हम इवोल्यूशन करेंगे कि व्यवस्थापिका का क्या पतन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस लेसन में अब तक हम बहुत सारे कारणों का आपको अध्ययन करा चुके हैं। शुरू में आपने पहले वाली क्लास ये देखा था कि ये प्रमुख कारण है प्रभावी होने के। आप इनको दोबारा अपनी स्लाइड में देख सकते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के प्रमुख कारण। उनके अलावा ये भी आप पढ़ चुके हैं व्यवस्थापिका के, और जो लास्ट में आज हम पढ़ेंगे वो ये प्रमुख कारण है कि व्यवस्थापिका का पतन होने का या व्यवस्थापिका के पतन होने के क्या प्रमुख कारण है। एक पहले वाले कारणों को जानने के बाद एक और कारण आता है जिसके कारण विद्वान लोग ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका प्रभावीहीन होती जा रही, गौण होती जा रही है। वो है सकारात्मक राज्य का उदय, राइज ऑफ पॉजिटिव स्टेट। देखो, अब तक की क्लासेस में आप जान चुके हैं कि सकारात्मक राज्य किसे कहते हैं और नकारात्मक राज्य किसे कहते हैं। तो सकारात्मक राज्य किसे कहते हैं ये आपको चित्र पता है कि जो जनता के हित से संबंधित, कल्याणकारी कार्यों से संबंधित जो भी पॉजिटिव कार्य राज्य करता है उसे हम सकारात्मक राज्य कहते हैं। तो सकारात्मक राज्य, राइज ऑफ द पॉजिटिव स्टेट। सकारात्मक राज्य के उदय होने के कारण यह माना जाता है कि कार्यपालिका की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई है। कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वो हल्की सी कम हो गई है। तो देखो, 20वीं शताब्दी की जो सरकारें थी, 20th सेंचुरी की सरकारें, वो नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लग गई। 20वीं शताब्दी आते आते जो पहले नकारात्मक भूमिकाएं थी सरकारों की, वो पॉजिटिव में हो गई। समाज का बहुमुखी विकास करना, समाज का सभी क्षेत्रों में विकास करना सरकार का दायित्व हो गया 20वीं शताब्दी के बाद। और 21वीं शताब्दी के तो है ही लोक कल्याणकारी राज्य। देखो, ये लोक कल्याणकारी राज्य और सकारात्मक राज्य की जो ये बातें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके कारण सरकार की जो कार्यपालिका अंग है वो महत्वपूर्ण हो गया। तो अब आज लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती है। वर्तमान जो लोक कल्याणकारी राज्य का युग है, तो वह लोक कल्याणकारी राज्य का जो सरकार है जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी शिक्षा, चिकित्सा से लेके सारी जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके कल्याण से संबंधित कार्य करना सरकारों का दायित्व है, हो गया है। तो वर्तमान जो शताब्दी है वो लोक कल्याणकारी राज्य की शताब्दी है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट जिसे हम बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट जिसे हम बोलते हैं, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। और जब सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना कर्तव्य समझती है तो जनता के कष्टों का तुरंत समाधान हो, जनता को जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की शिकायत है, उनका तुरंत समाधान हो, उसे हर चीज समय पर उपलब्ध हो, टाइमली हर चीज उपलब्ध हो। ये तात्कालिक उत्तरदायित्व है, व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं किया जाता है कि जनता के सभी कष्टों का तुरंत समाधान हो, उसे हर चीज समय पर उपलब्ध हो, उसे सारी सुख सुविधाएं मिले। ये कार्य तात्कालिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका का नहीं है। व्यवस्थापिका केवल प्रोविजन करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को उपलब्ध कराना कार्यपालिका का दायित्व है। सरकार का जो कार्यपालिका अंग है उसके द्वारा इन सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऐसी स्थिति में सकारात्मक राज्य में जनता हर समय कार्यपालिका की ओर देखती रहती है और हर प्रकार के अभाव अभियोगों का समाधान उसी से चाहती है। फलतः है जनता का कार्यपालिका से बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कार्यपालिका की भूमिका बढ़ जाती है इन कंपैरेटिव व्यवस्थापिका की। इस प्रकार सकारात्मक राज्य का जो उदय हुआ, इसके कारण व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका महत्वपूर्ण हुई और व्यवस्थापिका की भूमिका घटी। इसी संदर्भ में अगला है प्रशासनिक न्याय प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन।
प्रशासनिक न्यायी प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। देखो ये कंसेप्ट आप कई बार समझ चुके हैं। आपको इस कंसेप्ट को समझना है, प्रशासनिक न्यायी प्रणाली कैसे रोल प्ले करती है व्यवस्थापिका की भूमिका को कमजोर करने में। वर्तमान युग में जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें कार्यपालिका नहीं केवल मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर अशोक शर्मा ने अपनी बुक में दिए हैं, ये इन लॉजिक्स की चर्चा करी है उन्होंने। वो लिखते हैं कि वर्तमान युग में कार्यपालिका नहीं केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली होती जा रही है। प्रदत्त व्यवस्थापन आपको पहले भी पॉइंट में बता चुका हूं मैं, पहले के उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली होती जा रही है, क्योंकि कार्य व्यवस्थापिका जो है वो समय नहीं होता, उसके पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती, तो कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण का कार्य भी कर रही है। इसके साथ साथ प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था ने कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश दिला दिया है। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि व्यवस्थापिका के कार्यों को कार्यपालिका कर रही है। उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कई बार पहले भी हम चर्चा करें, उसका मतलब ये कि जो न्यायपालिका, सरकार का जो तीसरा अंग है, उसके कार्यों को भी कार्यपालिका कर रही है। उसके कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण ऐसे बने हुए जो कार्यपालिका द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं। तो ये प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्र में भी मतलब कार्यपालिका की भूमिका बढ़ गई। लॉर्ड हीवर्ट इज अ विद्वान, ग्रेट थिंकर। लॉर्ड हीवर्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम तो न्यू डेस्पोटिज्म है, जो मैं आपको पहले इसकी चर्चा कर चुका। लॉर्ड हीवर्ट ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि कार्यपालिका की इसी नई निरंकुशता की ओर संकेत किया उन्होंने, कि जो कार्यपालिका व्यवस्था न्यायिक निर्णयों का कार्य भी कर रही है, ये एक नवीन निरंकुशता है। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नकार कर, मॉन्टेस्क्यू ने जो एक सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अलग अलग कार्य हैं और तीनों को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने अपने कार्यों को और दायित्वों को संपन्न करना चाहिए। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, ये प्रशासनिक न्याय प्रणाली, प्रदत्त व्यवस्थापन, इनके कारण वर्तमान समय में मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसको नकार कर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर अपनी भूमिका को बढ़ाती जा रही है। शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है कार्यपालिका में। ऐसी परिस्थितियों में कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की भूमिका कम होती जा रही है। अगली बात है व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। देखो लाइक इंडिया में क्या है, संस्थात्मक शासन प्रणाली है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के सदस्य भी कार्यपालिका में भी सदस्य होते हैं। सरकार के दोनों जो दो अंग होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो जो व्यवस्थापिका के इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस करने वाले, जो प्रभावकारी, अच्छे वक्ता, विद्वान, जिनका न केवल विधि निर्माण में बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में नॉलेज होता है, जिन प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त होते हैं, उनको कार्यपालिका में स्थान दिया जाता है, उनको मंत्री पद दिया जाता है। तो वो देखो, जब वो सदस्य व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य कार्यपालिका में आ जाते हैं, तो उससे व्यवस्थापिका के बजाय कार्यपालिका में अपना शक्तिशाली शक्तियों ग्रहण कर लेते हैं और महत्वपूर्ण कार्य को करने लग जाते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं, सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में, जहां पर इंडिया है, ब्रिटेन है, वहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही बनाई जाती है। आपको चित्र पता है। तो ये सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, योग्य सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका चित्र पता हो गया कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा व्यवस्थापिका के सदस्यों में से करेगा, तो वो प्रतिभाशाली, योग्य, प्रभावशाली सदस्यों को अपने शामिल कर लेते हैं। सभी संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व रहित हो जाती है। उसमें कोई बहुत प्रभावशाली नेतृत्व, मतलब अच्छे लीडर नहीं रह पाते हैं व्यवस्थापिका में, क्योंकि वो कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय लेने के लिए कार्यपालिका की ओर देखते हैं। व्यवस्थापिका की प्रमुख अपेक्षित स्थिति ने भी इसे अत्यंत महत्वहीन बना दिया है। ठीक है, इस जो भूमिका है इसने इसको महत्वहीन बना दिया है, क्योंकि उसके प्रभावशाली सदस्य कार्यपालिका में आ जाते हैं। इसी प्रकार अगला है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। देखो, सेनाओं पर किसका नियंत्रण होता है? कार्यपालिका का। एक्चुअल में
तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो सेनाओं के जो भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कार्यपालिका अध्यक्ष होती है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद उनको संपन्न उनको निर्देशित करती है, उनका कार्य करती है। तो सेनाओं पर जो राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है उनका, सेनाओं का, तो सेनाओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सेनाएं कार्यपालिका के निर्देश पर कार्य करती है, न कि व्यवस्थापिका के निर्देश पर। ठीक है, किसी और दूसरे देश से आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए या कुछ और हो जाए, तो कार्यपालिका उनको महत्वपूर्ण कार्यपालिका ही कंट्रोल करती है। रेडियो और टेलीविजन जो है वो उसमें प्रभावी मीडिया है। जो मीडिया में क्या है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है किसी एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री को जो है उसके रोल को वो बढ़ा देते हैं, उसके रोल को वो प्रचलित करते हैं। इस प्रकार रेडियो और टेलीविजन में प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत के संदर्भ में चर्चा करें, तो ये राजीव गांधी, ये लोगों ने क्या रेडियो और टेलीविजन में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से, इन लोगों ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। ये अपना ऐसा पक्ष प्रस्तुत करते थे कि जिससे जनता इनके डायरेक्ट टच में आकर डायरेक्ट अपना मत व्यक्त करती थी। तो रेडियो और टेलीविजन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्रमुख कारण है जिसके कारण व्यवस्थापिका प्रभावी नहीं हुई है और कार्यपालिका की भूमिका बढ़ी है। अब हम आते हैं निष्कर्ष में आना है अब हमें। देखो, निष्कर्ष में जब हम देखेंगे, निष्कर्ष में तो हम ये देखेंगे कि क्या व्यवस्थापिका सच में ही कमजोर हुई है, व्यवस्थापिका का एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, मैं तो निष्कर्ष के रूप में आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि व्यवस्थापिका की अवनति के उपयुक्त जो भी कारण आपको बताए गए हैं, जिनकी चर्चा की गई है, निष्कर्ष में उनका ये निकालना कि व्यवस्थापिका का युग समाप्त हो गया, बिल्कुल गलत है। व्यवस्थापिका आज भी ऐसा मंच है जहाँ जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक समाजीकरण व जनशिक्षा की सशक्त माध्यम है। ठीक है, व्यवस्थापिका सभाएं राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। व्यवस्थापिका सभाएं राष्ट्रीय लोकतंत्र की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी संस्थाएं जिनका कोई विकल्प नहीं है। तो उपयुक्त वर्णित विभिन्न कारणों से कार्यपालिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की तुलना में बढ़ती हुई तो प्रतीत हो रही है। कार्यपालिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की तुलना में बढ़ती तो प्रतीत हो रही है, किंतु व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वो भी कम नहीं हुई है, वो भी महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका की भूमिका जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि सदन में सत्तारूढ़ दल का स्पष्ट बहुमत है या नहीं। मतलब उस पार्टी का जिस पार्टी की सरकार है उसका स्पष्ट बहुमत है या नहीं है, या वो त्रिशंकु सरकार है, मतलब दूसरे दलों पर निर्भर तो नहीं है। कहीं दूसरे दलों पर निर्भर होने के कारण कार्यपालिका कमजोर होती है, व्यवस्थापिका शक्तिशाली होती है। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत है उसी पार्टी का, उस गठबंधन का, तो व्यवस्थापिका की थोड़ी भूमिका कम हो जाती है और कार्यपालिका शक्तिशाली हो जाती है। तो ऐसे कई बहुत से फैक्टर है। जैसे यदि स्पष्ट बहुमत है तो निश्चित रूप से व्यवस्थापिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। स्पष्ट बहुमत होने के बाद विश्व के विविध भागों और विशेषतः भारत जैसे देश में व्यवस्थापिका की विमर्शकारी भूमिका में आ रही गिरावट पर्याप्त चिंता का विषय है। हम लोग कहते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में और भारत जैसे देश में व्यवस्थापिका की जो विमर्शकारी भूमिका है वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, आपस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, शोर शराबा करते हैं। इसके कारण जो भूमिका है व्यवस्थापिका की जो गिर रही है वो चिंता का विषय है। किंतु व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार आज भी बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और इस कार्य के कारण व्यवस्थापिका की भूमिका आज भी शक्तिशाली बनी हुई है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो व्यवस्थापिकाएं राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। संसद सदस्यों और विधायकों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के अपने सार्थ दायित्व को गंभीरता से अनुभव करना चाहिए ताकि कार्यपालिकाएं निरंकुश न बन सकें। मतलब जो संसद के सदस्य हैं, जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, उनको कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो उनका सार्थक दायित्व उसको गंभीरता से अनुभव करना चाहिए ताकि कार्यपालिका निरंकुश न बन सके। अंत में हम यही कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाएं एकता का केंद्र, राष्ट्रीयता का प्रतीक, व्यवस्थापिकाएं एकता का केंद्र है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, शिकायतों को प्रस्तुत करने और उनके क्रियान्वयन का मंच है और सारे राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधे रखने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिकाएं महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका की तुलना में अगर हम देखेंगे तो जरूर उनकी शक्तियों में कुछ कमी आई है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी व्यवस्थापिकाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। देखो,
व्यवस्थापिका एक ऐसा मंच है, आपके जो देखो निष्कर्ष के रूप में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप जो समझ पाएंगे, व्यवस्थापिका एक ऐसा मंच है जहां जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिका में जनता की संप्रभुता है सॉरी जनता की संप्रभुता, जनता का मत, जनता है वो, देश की जनता है व्यवस्थापिका के सदस्य। माना जाता है कि देश की जनता ये चाह रही है, तो जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए, क्योंकि व्यवस्थापिका का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, तो उस निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से जनता की जो संप्रभुता है वो व्यवस्थापिका में समाहित मानी जाती है। तो व्यवस्थापिका एक ऐसा मंच है जहां जनता की संप्रभुता है औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। तो जहां जनता का मंच है, वो जनता की संप्रभुता है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका की तुलना में कमतर या गौण या प्रभावहीन नजर आती है, प्रतीत आती है। इसका मतलब यह है, यहां पर आपको समझना है कि कार्यपालिका ने अपना रोल बढ़ा लिया है, कार्यपालिका की इंपॉर्टेंस ही बढ़ गई है और व्यवस्थापिका की उस तुलना में नहीं बढ़ी है। इस कारण विद्वान लोग कहते हैं कि व्यवस्थापिका प्रभावहीन होती जा रही है, व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। लेकिन वास्तविकता निष्कर्ष के रूप में आपको यह समझना है कि व्यवस्थापिका की भूमिका आज भी बनी हुई है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, इसलिए व्यवस्थापिका सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन कार्यपालिका ने अपनी भूमिका बढ़ा ली है और उसकी भूमिका बढ़ने के प्रमुख कारण यह है। इस प्रकार व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बाकी ये जो दो अलग पार्ट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे।